नमस्कार। हमारी आज की इस चक्र साधना से संबंधित चर्चा में आपका स्वागत है। हमारी अब तक की चर्चा में हमने प्रयास किया चक्रों को विशेष रूप से समझने का और उसको उसी रूप में समझने का प्रयास किया जैसा कि हमारे जीवन में घटित होता है। और आज प्रयास करेंगे ये समझने का कि किस प्रकार से अमृत मंथन में जब मंदार पर्वत को घुमाया गया यानी मथनी को मथा जाता है तो किस प्रकार से उसमें ऊर्जा का प्रभाव होता है और उस ऊर्जा से कैसे इन चक्रों से हम जुड़ सकते हैं। तो आप देखें कि जो कुछ भी ज्ञान है वो वास्तव में हमारे ऋषियों मुनियों ने का जो विधान रहा था वो है अपनी संवेदनशीलता का, होश का, चेतना का। जितने गहराई में जाकर के आप अपनी चेतना में गहरे उतरे हुए होंगे उतना ही उसके ऊपर पुष्प रूप में ज्ञान पल्लवित होने लगता है। बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे छोटे छोटे पौधे आपने देखे होंगे फूलों के, वो उनकी जड़ें जब पकड़ लेते हैं ज़मीन में तो उसके बाद समय आने पर उनके अंदर पुष्प खिलने लगते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से है कि जब हम अपने आप में संवेदनशील होते हैं, होश में जीवन जीने लगते हैं तो अपनी गहराइयों में उतरने लगते हैं। और जब उन गहराइयों को हम अछूती गहराइयों को प्राप्त करने लगते हैं तो हमारे अंदर से स्वतः ही ज्ञान के पुष्प पल्लवित होने लगते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हमने चर्चा की अभी तक, मंदार पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग ने रस्सी बनी जो उसके ऊपर लपेटी गई और कूर्म भगवान के ऊपर मंदार पर्वत स्थिर हुए और क्षीर सागर में ये मंथन प्रारंभ हुआ। एक तरफ सुर थे, एक तरफ असुर, और फिर उन्होंने असुरों ने और सुरों ने उसको खींचना प्रारंभ किया। तो एक बार सुर खींचते थे, एक बार असुर खींचते थे, और इस प्रकार से ऑल्टरनेटिंग खिंचाव से मंदार पर्वत एक बार लेफ्ट घूमते थे, क्लॉकवाइज घूम जाते थे, और एक बार काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एक बार घड़ी की तरह से और एक बार घड़ी के विपरीत स्टाइल में। अब ऐसा हमारे जीवन में जब होता है तो ऊर्जा जो है वो स्पाइरल करने शुरू करती है और जागृत हो जाती है। और ये ऊर्जा जो है आधार है, ये प्राण है जिसके माध्यम से हम जीते हैं, जीवन हमारा संभव हो पाता है। तो आज इसमें से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऊर्जा का स्पाइरल किस प्रकार से हमारे शरीर को बनाए हुए है। तो पहला भाग है मथनी का चलना, मथना, यानी उसका क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज घूमना। अब होता क्या है कि जिस समय हम जो है श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तो हमारे शरीर में भी कुछ इसी प्रकार के ऊर्जा के आलोड़न विलोड़न होता है, चलना फिरना होता है। तो थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। इससे हमें यह भी स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार से नाभि यानी कंध पे जहाँ कूर्म है उसके ऊपर से ये मंदार घूमने से यानी उसके स्पाइरल करने से ऊर्जा उसमें चलनी प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम सांस लेते हैं, सांस लेने पर वो सांस वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। जब फेफड़ों में जाती है तो वो एक प्रेशर के साथ जाती है, एक बल के साथ, दबाव के साथ जाती है और खींची जाती है, वो अंदर खींच जाती है। जैसे वो खींची जाती है तो वो जिस बल के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, सांस यानी वायु तो फेफड़ों में रुक जाती है, लेकिन वो जो बल है वो नाभि तक डायाफ्राम के माध्यम से एब्डोमेन में ट्रांसफर हो जाता है। अब जब एब्डोमेन में ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो जो बल है वो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी केंद्र पर जाकर लगेगा। वो जो केंद्र है वो है हमारा नाभि। तो इस नाभि पर वो जब केंद्र पे आके ऊर्जा यानी फोर्स बल लगता है तो इसके माध्यम से दो क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जिस समय हम इनहेल करते हैं तो ये एक बार से पेट के फूलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ जाता है। अब ये कैसे संपन्न हो पा रहा है, ये कैसे संभव हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि जो बल लगा था हमारे पेट पर वो बल स्पाइरल होता है, और स्पाइरल होने पे यानी गोल गोल घूमने पे ऊर्जा फैलना शुरू करती है। और जब वो ऊर्जा फैलती है तो उसके साथ वायु जो है वो भी, जो उसकी कैरियर है, वो उस पेट को फुला देती है। तो अब होता क्या है, क्योंकि देखिए ऊर्जा जो है वो किसी न किसी
कैरियर के माध्यम से जब वहाँ दिखाई देती है, यानी कि जब पेट में वो बल आया लगा तो उससे जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करी, उस ऊर्जा ने स्पाइरल करना शुरू किया। जब वो स्पाइरल करती है तो पहले स्पाइरल करती है फूलने का, फैलने का, सारे अंगों को वो ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा सरप्लस ऊर्जा हमारे शरीर में उपलब्ध हुई, तो वो ऊर्जा नाभि सबको भेज देती है और उसको भेजने के लिए वो फूलती है नाभि। तो अब ऐसे में जब ऊर्जा स्पाइरल होना शुरू हुई और फैलनी शुरू हुई तो उसके साथ उसका कैरियर यानी वायु भी फैलना शुरू हो जाता है। तो एज ए रिजल्ट हमारा पेट बैलून की तरह फूल जाता है और जब उसके बाद में वो ऊर्जा वापस ऊपर की ओर खींचती है, क्योंकि दबाव के साथ वायु को फेफड़े बाहर फेंकते हैं, तो ये ऊर्जा में से यानी जो पेट में बल आया था उस बल में से कुछ बल वापस डायफ्राम खींचता है और उसके माध्यम से वायु को बाहर कर देता है। अब इसमें दो कार्यक्रम हुए जो हमें समझने बहुत स्पष्ट रूप से जरूरी हैं। एक भाग हुआ हमारे वक्ष का, जहां पर वायु का आना जाना होता है और एयर का एक्सचेंज होता है। दूसरा हुआ हमारे एब्डोमेन का, उदर का, जहां पर ऊर्जा का आवागमन होता है, ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। तो ये दो काम एक साथ चल रहे हैं। एक के अंदर वायु एक्सचेंज होती है, आती है और जाती है और उसके माध्यम से ऑक्सीजन अंदर शरीर में सोख ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। और इसी के साथ साथ जो दबाव था, बल था, जिसके माध्यम से ये खिंचाव चल रहा था, कभी एक तरफ खींचना कभी दूसरी तरफ खींचना, वो नाभि पर होता है। इसी कारण से हमारा उदर एक बार फूल जाता है और एक बार सिकुड़ जाता है। तो इनहेल करते हैं तो पेट फूलता है, एक्सहेल करते हैं तो पेट सिकुड़ जाता है। ये हम नाभि से श्वास जो लेते हैं उसके माध्यम से ये ऊर्जा का संचालन होता है। अब आप देखिए हमारे सभी के जीवन में एक विडंबना है। जब हम बच्चे थे तो आपने किसी बच्चे को अगर देखा हो तो अपनी आप को समझ पाएंगे। छोटा सा बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पूरा पेट फूलता है और जब वो सांस निकालता है तो पूरा पेट सिकुड़ जाता है। तो बैलूनिंग पूरी हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए ये क्रिया हमारे शरीर में और हम अपने जीवन में भूलते चले गए और इसी कारण से हम उन चक्रों से, उन अपने गहरे सत्यों से धीरे धीरे कटना शुरू हो गए और कटते चले गए। आज आप अपने पेट पे हाथ रख के देखिए और महसूस कीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो क्या आपका पेट हिल भी पा रहा है? क्या इसमें स्पंदन हो रहे हैं? क्या ये फूल करके, जैसे बच्चे का फूल जाता है पेट सांस लेते समय, वो वैसा फूल पा रहा है? अगर नहीं तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया आपने या हमने जिसकी वजह से हम नाभि से सांस लेना भूल गए? तो पहली क्रिया, इससे हम ये समझ सकते हैं कि ऊर्जा का जो ये स्पाइरल है, वर्तुल है, ये पैदा होता है और ये पैदा हम सभी में हो रहा है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कोई विधान करना है, कोई क्रिया करनी है जिससे जो है आपको ये अमृत का मंथन शुरू हो आपके जीवन में। ऐसा नहीं है, ये डेली चल रहा है और डेली हमें अमृत की कुछ बूंदें प्राप्त होती हैं जिसके कारण से आप सवेरे इतने फ्रेश उठते हैं। तो हमें करना सिर्फ इतना सा है कि इसको समझें और समझ कर देखें कि किस प्रकार से हमारे कूर्म पर मंदार को किस प्रकार से रस्सी से खींचा जा रहा है और घुमाया जा रहा है, और वो जो खींचना और घुमाने का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके माध्यम से कैसे हमारा पेट फूलता है, सिकुड़ता है, एनर्जी फैलती है, सिकुड़ती है। अब जब एनर्जी फैलेगी तो वो एनर्जी एक बार मंदार में जाएगी और एक बार कूर्म की ओर जाएगी। अब आप देखिए हमारे शरीर में एक बार ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी और एक बार नीचे की तरफ जाएगी। तो ऐसा ही होता है जब हम सांस लेते हैं तो एयर प्रेशर पेट में बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, मैं जो बोल रहा हूँ बल, दबाव, वो बढ़ जाता है। और जब वो दबाव बढ़ जाता है तो ऊर्जा घूमती हुई, मतलब आगे से हमारे शरीर से होती हुई गोनेट्स के पास से निकल करके नीचे सीवनी नाड़ी के पास से होती हुई और वो पीछे कॉकेक्स में मूलाधार तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो दबाव है उसकी वजह से वो मूव करती है। अब ऐसे में आपको इतना सा सिर्फ समझने की आवश्यकता है कि पहले चरण में हम अपनी नाभि से श्वास लेना प्रारंभ करें। जैसे ही नाभि से श्वास प्रारंभ होती है तो मंथनी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, और मंथनी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया अर्थात ऊर्जा का फ्लो
ऊर्जा का क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज घूमने की क्रिया, स्पायरलिंग की क्रिया शुरू हो गई। एक बार जब वो फैलती है तो क्लॉकवाइज पुरुषों में, और जब सिकुड़ती है तो काउंटर क्लॉकवाइज। और जैसे ही वो फैलती है तो वो सारे अंगों को जो सरप्लस ऊर्जा थी वो मिलती है, जिसके कारण से अंग अपने आप में पुनः जीवंत हो उठते हैं, उन्हें थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद में जब वो सिकुड़ती है तो पुनः उसके जो केंद्र है जहाँ से उसकी संवेदना आ रही थी उन चक्र पे जाकर के एकत्रित हो जाती है। अब ये एक छोटे से प्रयोग के रूप में करा जा सकता है, इतना सरल है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहला प्रयास नाभि से सांस लेने की प्रयास करें, कोशिश करें, क्योंकि अगर आप नाभि से सांस लेना प्रारंभ कर देते हैं तो अमृत मंथन और स्पष्ट रूप से होने लगेगा और फिर हम उन चक्रों की ओर और आगे बढ़ सकेंगे। तो ये था पहला भाग, जिसके अंदर हमने कोशिश करी ये समझने की किस प्रकार से ऊर्जा के वर्तुल खड़े होते हैं और वो हमारे शरीर में गति कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें समझना होगा कि किस प्रकार से इस रस्सी की दो गति होती हैं, खींचना और पुश एंड पुल जिसे बोलेंगे। और उसके बाद में वो जो सर्प है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर मंदार के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से वो रास्ता है जिसके अंदर से होते हुए हम अपनी पूर्णता तक पहुंचते हैं, अमृत तक पहुंचते हैं। और वास्तव में ये क्रिया हमारे अंदर स्वतः हो रही है, नित्य हो रही है, डेली होती है। लेकिन हम इसके साथ में जब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं तो हमें कुछ और अलग से करने की आवश्यकता नहीं, यही क्रिया बहुत गहरे होने लगती है और हमारे जीवन को पूरी आमूल चूल परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए इसके विषय में आगे भी चर्चा करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।